गुड इवनिंग सर, मेरा नाम अभिषेक है और मैं एक एसोसिएशन से हूँ टीसा इंडियन स्टैमरिंग एसोसिएशन। ये हकलाने वालों का एसोसिएशन है और मुझे हकलाने से रिलेटेड कुछ एक छोटा सा इंटरव्यू करना है। मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि आप फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडवोकेट हैं और आप बौद्ध धम्म महासभा के अध्यक्ष भी हैं और आपका अपना एक स्कूल भी है और मतलब कि आप एक सोशल वर्कर भी हैं, जैसे सोशल जो भी चीज़ें होती है सोशल एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। तो सर मतलब कि आप एक वकील भी है, बौद्ध धम्म महासभा को रन भी कर रहे हैं, स्कूल भी है, तो आप इतनी सारी चीज़ों को एक साथ कैसे मैनेज कर पाते हैं? ऐसा होता है कि सभी जगह थोड़ा थोड़ा ध्यान देना होता है जी। और सभी काम एक साथ चल जाते हैं, ऐसा कुछ बड़ा नहीं है जी। क्योंकि सब जगह काम हमें खुद को नहीं करना होता है। जी। सभी जगह दूसरे लोग भी काम करते हैं तो उनको सिर्फ गाइड करना होता है और डायरेक्शन देनी होती है। जी। और जब जैसे कि एक व्यक्ति 8-8 कंपनियाँ 10-10 कंपनियाँ चलाता है जी। और जैसे कई काम करता है तो उसी तरीके से ये हो जाते हैं। अगर उनको सही ढंग से मैनेज करना होता है, बाकी तो हाँ, हमारे से भी ज़्यादा कई लोग कई संस्थाएं चला रहे हैं, कई स्कूल चला रहे हैं और कई बिजनेस भी होते हैं उनके, वो सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। बस मैनेजमेंट होता है और कुछ नहीं है। सब आसान है, इतना मुश्किल नहीं लगता है। जी। आपके जीवन की कोई ऐसी घटना जब मतलब कि आपको ऐसा फील हुआ होगा कि आपको वकालत की फील्ड में जाना चाहिए? आपको कब ऐसा लगा कि आपको वकालत? ये तो जब ग्रेजुएशन करने के बाद ही लगा कि जॉब करना चाहिए या कोई अपना काम करना चाहिए। जी। तभी मुझे ऐसा लगा कि हम अगर बिजनेस करते हैं तो उस समय हमारे पास इतना पूंजी नहीं थी कि हम कोई बिजनेस कर सकें ग्रेजुएशन के बाद। जी। तो हमने अपनी पढ़ाई और आगे कर ली और उसमें LLB कर लिया। LLB करने के बाद फिर अपना कोर्ट में काम करना शुरू कर दिया। जी। और आज के समय में भी अगर किसी व्यक्ति के पास एजुकेशन है और पूंजी नहीं है जी। तो सबसे आसान प्रोफेशन वकालत का ही है, जी। जिसमें आपने अपनी डिग्री ले ली और डिग्री लेने के बाद आप अपना काम कर रहे हो। इसमें ज़्यादा कोई पूंजी नहीं लगानी पड़ती है। आज की तारीख में पूंजी तो लगानी पड़ रही है, जैसे कि आपको चैम्बर चाहिए जी। जी। और कुछ बुक्स चाहिए, तो इसमें उतना ही पूंजी है जितना कि एक इंसान लगा भी सकता है। कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है, या किसी दूसरे के साथ बैठ के भी अपना काम चला सकता है। तो इस जैसे कि कुछ और कोर्स करते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी ने इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियरिंग के बाद उसके पास 2 ही ऑप्शन होती है, तो नौकरी करे या कोई बड़ा व्यापार करे, जी। फैक्ट्री लगाए या कोई ऐसा काम करे जिसमें भी, तो उसमें पूंजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और सर्विस करता है तो उसे किसी न किसी के पास सर्विस करनी पड़ती है। जी। तो इस वजह से उन कोर्सों में और वकालत में थोड़ा सा अंतर है, तो कम पूंजी वाले लोग भी इसमें आ सकते हैं और एक अच्छा स्टेटस पा सकते हैं अपने काम से। तो ये उसके मुकाबले में थोड़ा अच्छा है, तो इसलिए मैंने ये लाइन चुनी। जी। सर, जब आप अदालत में फर्स्ट टाइम जीरा के लिए खड़े हुए होंगे जैसे, तो मतलब कि आपको भी थोड़ा सा डर लगा होगा, भय लगा होगा, तो मतलब कि आप उस समय अपनी भावनाओं को काबू में कैसे रखे होंगे कि मतलब कि अपने उस डर पे कैसे विजय पाए होंगे? एक्चुअल में क्या होता है कि जिरह पहले दिन कभी नहीं होती, मतलब कोई वकील नहीं करता है। जी। इसका क्या है कि जब आप वकालत में आते हैं तो शुरू में कोर्ट में आना जाना सीखते हैं। जी। दूसरे लोग जिरह कर रहे होते हैं जी। तो छोटे मोटे काम कराना पहले सीखते हैं, जैसे कि कुछ छोटी 2-4 लाइन बोलनी है, 4 लाइन बोलनी है अपने केस के बारे में, आगे केस कराना है।
जी, और तो जब तक जिरह लायक होते हैं, जब तक 1-2 साल की प्रैक्टिस हो चुकी होती है, जी, तो उस दौरान सारा भय निकल जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे कि आज हमने काम शुरू किया और उसके 3-4 दिन बाद ही आपको बड़े केस की बहस करनी पड़ गई। जी। ऐसा कभी किसी के साथ आज तक नहीं हुआ होगा मेरे अच्छा, अच्छा। इसमें। मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ और मुझे पता भी नहीं है, ध्यान भी नहीं है कि पहली जिरह किस केस में की थी। जी। क्योंकि जिरह से पहले काफ़ी काम कर चुके होते हैं। अच्छा, क्योंकि वो अच्छा। शुरू में नहीं आता कि मतलब पहले दिन ही आपको जिरह करनी है या कुछ करना है। शुरू में छोटी-छोटी बातें आती हैं, बाकी जिसके साथ काम कर रहे होते हैं, वो बता देते हैं कि इसमें ये बोलना है जज को, अरे ये ऐसे बोलना है। फाइल पढ़ लेते हैं, 2 लाइनें, 4 लाइनें, 6 लाइनों की जो बात होती है वो बोल दिया। जी। उसके बाद फिर वो आदत पड़ जाती है, फिर डर नहीं लगता किसी तरीके का। अच्छा। ये देखने में थोड़ा-सा लगता है कि मुश्किल होगा, लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छा, अच्छा। पर जब अ अ अदालत में मतलब कि अक्सर वही लोग आते हैं जिनको किसी न किसी वजह से दिक्कत हो रही हो, जैसे वो जैसे मतलब कोई परेशान क्लाइंट आता है, मुवक्किल आता है, तो कि आप उसको कैसे विश्वास दिलाते हैं कि मतलब कि वो सही जगह पे आया है, इस तरह कुछ? देखिए, जो क्लाइंट आता है, वो पहले ही सोच के आता है कि मुझे वकील करना है जी। और उसके लिए इस चीज़ का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि वकील कौन है। अच्छा। वो ज़्यादातर तो केसेस में रिकमेंडेड होता है किसी न किसी के द्वारा। जी। अड़ोस-पड़ोस में या उसकी जानकारी में पूछता है कि ये बात हो गई है मेरे साथ, मैं किसको करूँ? तो वो जिस वकील को जानता है, वो उस वकील के पास भेज देता है कि भई जाइए आप उनसे काम करा लेना। जब जानकार का नाम बता देता है, तो नेचुरल सी बात है उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है कि हाँ, भी ठीक है, ये उनके थ्रू आया है, जी। काम करना है। तो वो फिर उसको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती उसको, कि वो पहले ही किसी न किसी के रिकमेंडेशन से होता है। जो लोग बिल्कुल डायरेक्टली नए आते हैं, वो लोग सीट पे देख के और शक्ल को देख के और जैसा उनका काम है उसी स्टैंडर्ड के अपने आप ही वो उसको ले लेते हैं। तो जो लोग थोड़ा-सा समाज में थोड़ा-सा भी कुछ सामाजिक हैं, तो वो तो डायरेक्ट कभी नए वकील पे जाते नहीं हैं। जी। वो किसी न किसी के रिकमेंडेशन पर ही होते हैं। कहीं न कहीं से उनकी जान-पहचान होती है, किसी भी सोशल सर्कल से हो या कहीं काम कर रहे हो उस सर्कल से हो या किसी और सर्कल से हो। जी। पर मतलब कि कोई भी अगर अदालत में केस चल रहा होता है, तो जज का फैसला हो सकता है कि उसके फेवर में भी आ जाए, हो सकता है कि उसके अपोजिट में भी आ जाए। तो ऐसी स्थितियाँ जब आती है कि फैसला हमारे क्लाइंट के अपोजिट में आ गया, तो उस केस में उस क्लाइंट को कैसे हैंडल करते हैं? ऐसा होता है कि कोई भी केस ऐसा नहीं होता जिसमें कि एक तरफ़ा बातें हों। जी। हर केस में कुछ सबूत जो है एक पक्ष में होते हैं, थोड़े सबूत दूसरे पक्ष में होते हैं। जी। जज फैसला कर देता है किसी एक पक्ष में, तो उसको समझाते हैं कि भई ये जो पॉइंट्स हैं, जो उसके पक्ष में हो गया है, वो इस आधार पे हो गया है, लेकिन जो तुम्हारे पक्ष की बात थी, वो जज ने उनको सही ढंग से नहीं गौर किया। जी। तो उसकी अपील कर देंगे, तो ऊपर वाला जज को हम ये बताएँगे कि ये चीज़ नहीं थी, ये चीज़ थी। तो वो फिर ऊपर जो जज है, वो उस फैसले को बदलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो और दूसरा ये है कि हर पार्टी फैसले से पहले पूरी तरीके से माइंड मेकअप कर लेती है कि फ़ैसला किधर भी आ सकता है, क्योंकि उसको फाइल पढ़ते समय उसको समझा दिया जाता है कि ये 4 पॉइंट तुम्हारे खिलाफ हैं और ये 4 पॉइंट तुम्हारे फेवर में हैं। अब जज अगर इन 4 की तरफ से देखेगा तो तुम्हारे फेवर में चला जाएगा, इन 4 की तरफ से देखेगा तो तुम्हारे खिलाफ चला जाएगा। तो वो 99% तो क्लाइंट को पहले से ही मतलब माइंड मेकअप होता है कि फैसला कहीं भी जा सकता है, और ये पूरी दुनिया जानती है कि भाई जज जो फैसला करेगा वो कहीं भी दे सकता है। अगर वो तुम्हारे खिलाफ है और तुम्हें लगता है कि ये गलत हुआ है, तो फिर आप उसकी अपील बनती है। तो ये शुरू में तो लगता है कि बड़ा मुश्किल है कि आप केस हार गए तो उसको कैसे जवाब दें। जी। ये परेशानी उन्हीं वकीलों को आती है जो पहले से गारंटी ले लेते हैं कि भाई हम केस को 100% जीतेंगे और जी। केस हमारे फेवर में आएगा। जी। तो उनको तकलीफ़ होती है, जिसने पहले ही बता दिया कि भाई फैसला कहीं भी जा सकता है,
जी। कोर्ट है, कोर्ट जो भी फैसला करेगी वो मानना होगा, और आपको पसंद नहीं है तो उसकी अपील है, आप अपील कर सकते हैं। तो अगर क्लाइंट को ये बात पहले से ही पता है तो वो फिर आप उसको बड़ी आसानी से बता सकते हैं, और जी। हर केस में फैसला होता है, और 90% केसों में अपील होती है। बहुत थोड़े केस हैं जो वही फैसला होके पहली अदालत से और वो अपने फैसले को मान ले दोनों पार्टी, बहुत थोड़े केस होते हैं ऐसे। जी। कुछ केस ऐसे भी आते होंगे जो मतलब कि उस एडवोकेट के विचारों या उसके वैल्यू से मेल नहीं खाते होंगे, तो लेकिन फिर भी उस केस को लड़ना है, तो ऐसे में उस केस के लिए अपने आप को आदमी कैसे प्रिपेयर करता है? हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस विचारधारा को नहीं मानते हो उस विचारधारा का केस आ गया है तो उसके दो ही तरीके हैं, या तो उस केस को आप मना कर सकते हैं कि भाई इसे मैं नहीं कर सकता, किसी और से करा लीजिए, जी। पर ऐसा कोई करता नहीं है, सभी लोग केस को कर देते हैं। विचारधारा फिर अपनी है, हमें तो क्लाइंट की बात कहनी है। वकालत का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी बात आगे कह रहे हैं, जी। हम तो जो क्लाइंट हमसे हमें बता रहा है अपनी बातों को, उस बातों को हमें न्यायालय तक पहुंचानी होती है, और कानूनी रूप से उस बात को इस तरह से पहुंचानी होती है जिससे कि हमारे क्लाइंट को बेनिफिट हो जाए बस। जी। तो हम उसमें अपनी विचारधारा या दूसरे की विचारधारा को नहीं देखते हैं। अब ऐसे तो अगर विचारधारा के हिसाब से देखोगे तो फिर तो केस आगे चल ही नहीं पाएंगे। अर्जेंट नकल पे कितनी लगती है टिकट? अर्जेंट नकल पे अर्जेंट सर्टिफिकेट लेना चाहें तो? वो पहले 30 रुपये की लगेगी, अच्छा, और उसके बाद 10 रुपये पेज है, 10 रुपये में? या ऊपर पता कर लेना, ऊपर नकल ब्रांच है ना उसमें। पर जब कोई केस चल रहा होता है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हिडन होती है, काफ़ी सारी चीज़ें ओपन होती हैं, तो मतलब कि फिल्मों में मैंने देखा है जैसे मतलब कि जो भी एविडेंस होता है तो उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है इस तरह, तो उसमें जो सही कंटेंट है उससे कैसे निकालते हैं? देखिए, सभी लोग तोड़ मरोड़ कर ही पेश करते हैं, जी। और तोड़ मरोड़ कर कहने की बजाय हम सिर्फ अपनी बेनिफिट की बात को कोर्ट के आगे रखते हैं। एक पक्ष अपनी बेनिफिट की बात रखता है, दूसरा पक्ष दूसरे पक्ष की रखता है, और उनमें से सही कंटेंट सही कंटेंट निकालने का काम जज साहब का होता है। जी। सारे काम हमारे नहीं है, हमारा काम तो सिर्फ इतना होता है कि जो भी कंटेंट्स हैं, जो भी हमारे पास एविडेंस है, वो जो हमारे पक्ष में जा रही है बात, या लीगली या फैक्ट्स में, जी। अगर लीगली भी जा रही है हमारे पक्ष में, हम उस बात को रखेंगे। जो फैक्चुअल बात है, फैक्ट्स हमारे पक्ष में है, उन बातों पर हम जोड़ देंगे, और जो हमारे खिलाफ जा रही है उस पर चुप रहेगी, उस पर दूसरा पक्ष बोलेगा। फिर जज को देखना होता है कि इनमें से कौन सी बात जो है ज़्यादा सही है, ज़्यादा लीगल है, ज़्यादा फैक्ट के हिसाब से ज़्यादा वजन रखती है, और कानून के हिसाब से ज़्यादा वजन रखती है। उसके फेवर में जज का काम है फैसला करना। जी। कोई भी वकील ये नहीं है कि केस का अगर हमें पता भी लग जाए कि सत्यता ये है, हम उसी बात को जाके अपने क्लाइंट के खिलाफ बोल दें, जिससे हमारे क्लाइंट का नुकसान हो जाए। हमें सच्ची भी पता लग जाएगी, फिर भी हम अपने क्लाइंट को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। जी सर, जब कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति का जैसा कैटेगरी में खड़ा होता है तो मतलब अदालत में मैंने देखा है कि मतलब कि उससे भी काफ़ी तीखे तीखे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मतलब कि इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है कि मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन हाई प्रोफाइल व्यक्ति वो तो ऐसा है, जब आप पूछा जा सकता है। जब काला कोट पहन लेते हैं ना, जी। और कोर्ट में होते हैं और चारों तरफ काले कोट वाले होते हैं, तो एक ग्रुप की हिम्मत अपने आप ही बन जाती है, हर काम को कर लेते हैं, तो ऐसे मुश्किल नहीं है। ये तो कभी सोचा ही नहीं कि कोई क्वेश्चन पूछने में प्रॉब्लम आएगी, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा अच्छा सर, ये हमारे एनजीओ में कहावत है एक कि हकलाना ना तो जुर्म है ना गुनाह है, लेकिन हकलाने वाले डाउट होने के बावजूद भी क्लास में खड़े होकर क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये है कि ये एक तरह का फैशन है, मतलब फैशन से रिलेटेड है। जी। फैशन मीन्स कि जैसे कि सभी लोगों ने मान लीजिए पैंट शर्ट पहना हुआ है, कोट टाई पहनी हुई है, जी। वहाँ पर कोई
कैजुअल ड्रेस में पहुंच जाए, ट्रैक सूट पहन के पहुंच जाए, तो उसे थोड़ा शर्म सी महसूस होती है कि सब लोग तो पार्टी वियर ड्रेस में और मैं जो है ट्रैक सूट में हूँ। जी। तो इसी तरीके से जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति बोलने में उसको तकलीफ़ है, तो हमारे देश में विशेषकर, बाकी तो जो हम टीवी में देखते हैं दूसरे देशों का, तो वहाँ तो काफ़ी उसकी रेस्पेक्ट रहती है, लेकिन हमारे देश में थोड़ा सा इस पे उसको बोल बोल के उसको उसके साथ जो दूसरे लोग बिहेव करते हैं, तो उसके अंदर अपने आप ही एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है जी। और उस इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स की वजह से वो अपनी बातें नहीं रख पाता। उसे लगता है कि मैं रखूँगा तो सब हंसेंगे। जी। अब बस ये छोटी सी बात ही उसको धीरे धीरे काफ़ी पीछे ला के खड़ा कर देती है और समाज इस बात को समझता नहीं है। और समाज इसलिए नहीं समझता कि हमारे यहाँ लोगों की कमी नहीं है, अधिकता इतनी है जनसंख्या कि अगर एक आदमी के पास कुछ कमियां भी हैं तो उसे हम अडॉप्ट नहीं करना चाहते। अब जिन देशों में जनसंख्या कम है, वहाँ अगर कोई बच्चा कम भी बोल रहा है या हकला रहा है या उसके अंदर कोई और डिसेबिलिटी है, तो उसको पूरा प्यार मिलता है। हमारे देश में ये है कि अबे ये नहीं करेगा काम, या इसको हम जब एबल आदमी है तो डिसेबल की क्या ज़रूरत है। जी। तो जब एबल अवेलेबल है, एबल ही एक काम के लिए 100 अवेलेबल हैं, तो वहाँ डिसेबल क्यों लगाया जाए। तो ये जो सोच है, इस सोच की वजह से ऐसा होता है। बाकी वो अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा ऊंचा लाए, लोग तो हंसेंगे ही। देखो, जहाँ तक हमारा अपना देखा है अपने समाज को, जी। उसमें अगर कोई हकलाता है तो दूसरे लोग उस पर हंसते हैं और उनका हंसना रोकना इतना आसान नहीं है। वो उनकी हंसी जरूर रुक सकती है, या तो वो अपने हुनर से उनको जवाब दे दें, या फिर वो उनकी एजुकेशन इस तरह की हो कि वो उस बात को समझे कि भाई हमें किसी का डिस्करेज नहीं करना है, उनका इनकरेज करना है। तो जो एजुकेटेड सोसाइटी, अब नई सोसाइटी जैसे हमारे देश में है अब, तो उनमें से काफ़ी लोग इस बात को समझने भी लगे हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन अभी वो लोग काफ़ी कम हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, तो इसलिए अभी अप्रिसिएशन का हिसाब कम है। और जिस हिसाब से अब डिसेबल लोगों को नए शब्दों से जैसे कि कहने लगे हैं, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है कि भाई कुछ ना कुछ विशेष इनके अंदर गुण है, तो उन विशेष, अगर एक गुण अवगुण है तो दूसरा कोई उनके अंदर विशेष गुण होगा, उसे निकालने उभारने की ज़रूरत है। तो सोसाइटी में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, और ये परिवर्तन इतना स्लो होता है, सोशल चेंजेस, कि उनमें काफ़ी समय लगता है। जी। लेकिन अगर हम 50 साल पहले या 10 साल पहले की बात करें और आज की बात करें, तो आज और डिसेबल लोगों का सम्मान अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है पहले के मुकाबले। हकलाने वाला व्यक्ति अगर वकालत के क्षेत्र में आना चाहे तो उसे मतलब खुद पे किस तरह काम करना पड़ेगा? देखिए, वकालत का काम मेनली तो बोलने का ही है, जी। और कोई ऐसे रुक कर अगर बोलता है तो उसके काम में काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि उसको क्लाइंट ही अपॉइंट नहीं करना चाहेगा। जी। और जब क्लाइंट अपॉइंट नहीं करेगा तो वो वकालत किसकी करेगा? जी। जब काम ही नहीं होगा तो किसके केस के लिए जाओगे आप? जी। तो ये मेरे हिसाब से तो ये भारत में दिक्कत है। हाँ, वो सरकारी वकील बन जाए या कोई ऐसे काम उसको मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें भले ही वो कर ले। बाकी जब जिस हुनर की यहाँ ज़रूरत है, वो तो मेन बोलना ही है। जब बोलना है तो वो बोलना, उसका आवाज़ और वो बोलने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और बोलने का ही यहाँ सारा कुछ है। तो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो उन्हें इस प्रोफेशन में आने की बजाय कोई और प्रोफेशन चुनना चाहिए जिनमें उनका अपना हुनर है, या उनकी डिसेबिलिटी है या कमी है। अब जैसे कि कोई, मान लीजिए कोई व्यक्ति पोलियो का इसको दिक्कत हुई है, चल नहीं पाता है, अब उसे कह दो कि वो डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन कर ले, सेना में सैनिक बन जाए, तो कैसे बनेगा? क्योंकि लेकिन वो सैनिक नहीं बन सकता। लेकिन सेना में ही अगर उसको मान लो टाइपिंग का काम मिल जाए, जी। या कोई कलर का काम मिल जाए, या कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे वो कर सकता है, तो उस काम को वो कर सकता है। लेकिन आपको अगर जनरल ड्यूटी पे वो करे, तो जनरल ड्यूटी में भागना ही पड़ सकता है, जल्दी भी चलना पड़ सकता है, हथियार भी उठाने पड़ सकते हैं, तो उस काम को नहीं कर सकता। तो उसको अपने जो हुनर है उसके अंदर, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि मेन तो वकालत में आएंगे तो क्लाइंट है, क्लाइंट ऐसे बोलने वाले व्यक्ति को क्लाइंट वो करेगा ही नहीं अपना वकील। जी। जब वो वकील काम नहीं देगा तो वकालत कैसे किसकी करेगा? सीधा सा। जी। हाँ, कभी आने वाले समय में जब उनका सम्मान होने लगे
और वो सब नॉर्मल सारी चीज़ें हो जाए तो कर सकता है। अब आने वाले समय में जैसा मुझे लगता है, जैसे कि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, तो अब बोलने की ज़्यादा कम ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है आने वाले टाइम में जो आर्गूमेंट है वो सारी रिटर्न में दी जा रही है। सारा काम जो है कंप्यूटर में फीड किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें होती है, वो पढ़ के करना है, सुनना नहीं है। तो जब ये सिस्टम चालू हो जाएगा तो उसमें डिसेबल्ड आदमी भी टाइप करके अपना जो है कंप्यूटर से ऑनलाइन सारे काम कर लेगा, तब तो आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत जी। कोई हकलाने वाले व्यक्ति जैसे 1 to 1 या जैसे पब्लिक स्पीकिंग करता है तो उससे कंटेंट ठीक है, जैसे मतलब फिर भी मतलब कि उसको ऐसा लगता है जैसे मतलब कि अगर मैं कुछ बोला तो मुझे जैसे मतलब कोई जैसे कुछ गलत ना बोल दूँ, जैसे इस तरह का डर रहता है। तो कुछ ऐसा होता है तो उस पर कौन सी मतलब एक के तहत उसको सजा हो सकती है, इस तरह कुछ हो सकता है कि अगर जैसे वो हकलाते हुए पब्लिक स्पीकिंग करता है तो कुछ ऐसा लोगों को फील होता है कि हमारे ऊपर कोई सजा ना हो जाए, इस तरह का जैसे मतलब तो कुछ ऐसा हो सकता है कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मैंने तो अभी तक ऐसा नहीं। कहीं पे भी मतलब वो मतलब कि अपनी देखिए, बात कर सकता है, अगर उससे देखिए, कंटेंट सही है तो अपनी बात कर सकता है। क्रिमिनल केस का, कोई भी क्रिमिनल केस है कैसा भी, जी किसी भी एक्ट में हो, क्रिमिनल शब्द लगते ही उसकी जो इंटेंशन है वो देखी जाती है कि इसके क्या ये गलत करना चाह रहा था या चाहता है। अगर वो गलत नहीं करना चाहता, भले ही उससे गलत हो गया है, जी तो वो क्रिमिनल केस उस पर नहीं चलेगा, जी क्योंकि मेन चीज़ इसमें इंटेंशन है। आपकी इंटेंशन क्या है? आप गलत नहीं बोलना चाह रहे थे, आपके साथ गलत निकल गए, वो एक अलग बात है, लेकिन बोलना नहीं चाह रहे थे और किसी ने महसूस कर लिया गलत है, लेकिन आपने बोला ही नहीं या बोलना नहीं चाह रहे, तो उसमें कोई केस नहीं होता। इसी तरीके का नहीं होता। जी सर, ये जैसे कि अगर इस वीडियो को काफ़ी सारे हकलाने वाले लोग देखेंगे तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि देखिए, ये बाई बर्थ भी ज़्यादातर होता है लोगों को हकलाना। तो जी जी अब मान लीजिए बाई बर्थ अगर कोई मतलब डिफिशेंसी रह गई है शरीर में, जी तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में कोई चीज़ एक्स्ट्रा भी होगी जो इफ़िशेंसी होगी। जी तो आप अपने अंदर ये खोजिए कि हम कौन सा अच्छा काम या किस चीज़ का हुनर हमारे अंदर है, जो हुनर है उसी को डेवलप करिए और वो ही आपका नाम ऊपर करेगा। जी बाकी जो कमी है वो भी दूर लोग प्रैक्टिस से और अच्छा काम करके दूर कर सकते हैं, करते हैं और आगे भी करेंगे। अब किसी की हाइट कम रह जाती है, मोटे बच्चे होते हैं, जी अब वो क्या कर सकते हैं, मोटे रह गए तो रह गए। जी तो लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जीवन छोड़ देते हैं या नहीं करते, अब वो अपना कोई और काम शुरू कर देते हैं। अब कई जगह क्या है, फिल्मों में छोटे बच्चे की ज़रूरत होती है, मोटे लोगों की ज़रूरत होती है, उनको वहाँ काम मिल जाता है। जी जी ऐसा थोड़ी नहीं कि हीरो ही लंबा ही बच्चा ही हीरो बनेगा जी या उसी की फिल्म में ज़रूरत है। सब पूरे देश में हर व्यक्ति की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। बस ये देखो कि हम कहाँ फिट हो सकते हैं, हम किस काम आ सकते हैं, हमारे लिए कौन सा काम अच्छा है, ये उसको अपना देखना होगा। जी अब जैसे मैंने बताया कि एक डिसेबल आदमी को हम जनरल ड्यूटी में, पुलिस में या फौज में नहीं लगा सकते, लेकिन वो दूसरी जगह तो लग सकता है ना। जी जी अब ऐसे मान लीजिए बोना है कोई, वो भी हाइट चाहिए, मान लीजिए 5 फुट 8 इंच, अब उसकी हाइट 3 ही फुट है, तो वो उस सर्विस में नहीं जा सकता जी क्योंकि वहाँ रिक्वायरमेंट इतनी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कहीं और नहीं, तो कहीं ना कहीं उसकी भी है रिक्वायरमेंट। तो सबको मेन तो ये है कि आपको अपने अंदर हुनर देख के और अपना जॉब ढूंढना पड़ेगा कि हम किस काम को अच्छा कर सकते हैं। और कोई ना कोई काम ज़रूर है आपके लिए, ऐसा तो है नहीं काम नहीं है। अब बहुत सारे काम हैं जिनमें आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सुबह से शाम तक आप उनको कर लीजिए। अभी आप चाहें कि नहीं मैं हकला रहा हूँ, अब मैं रेडियो जॉकी बनना चाहता हूँ, न्यूज़ रीडर बनना चाहता हूँ, तो वो काम मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। अब किसी हकलाने वाले को कोई भी न्यूज़ एजेंसी वाली या कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं बनाएगा, न्यूज़ रीडर नहीं बनाएगा, क्योंकि मान लीजिए जो बात 5 सेकंड में बोलनी है तो वो हकलाने के में वो उसको 15 सेकंड ले लेगा। जी जी फिर वो 15 सेकंड तो वहाँ कीमती है ना, जी लेकिन वहाँ नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये कहीं नहीं कर सकता। जी तो वो न्यूज़ एजेंसी में बैक में जो बैक ऑफिस होता है
उसमें कंप्यूटर में बहुत सारे काम हैं, उसमें तो कोई वो ही नहीं है, फटाफट स्पीड से काम कर सकता है। या और बहुत काम है जो उसी लेवल के होते हैं और कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो अकलाने वाले लोग हैं उनको अपने दूसरे हुनर की पहचान करनी चाहिए और उसको पहचान के उस दिशा में और उस जगह पे अपना काम ढूंढना चाहिए और काम मिलेगा। काम की कोई कमी नहीं है, लोगों की कमी पड़ती है, काम तो हर एक को मिलता है कहीं ना कहीं। जी सर, आपने हर एक क्वेश्चन का काफ़ी अच्छे से आंसर किया और कोर्ट से अपना कीमती समय निकाल के इस इंटरव्यू को कंप्लीट कराया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया, मैं भी आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। वेलकम।